अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स और व्यूवर्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद, मोस्ट वेलकम। देखिए आपके सामने ये पार्ट 2 आ गया है यूनिट नंबर 10 का। ये हम यूनिट 10 की MCQs कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने 5 MCQs डिस्कस की थी। ये दिस इज़ पार्ट 2। हमने कहा था कि भाई ये वीडियो लेंदी होने की वजह से हम इसको सेकंड पार्ट में लेकर आ रहे हैं, पार्ट 2 में। तो 4 MCQs के पार्ट्स बचे हैं जिसको पार्ट 2 में कर रहे हैं। 6 MCQ आपके सामने ये रही। इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम, क्या होगा? 4 में से एक ऑप्शन सही है। इन अ वैक्यूम, तवज्जो रहे, एक वैक्यूम किसे कहते हैं भाई? जहाँ हवा मौजूद नहीं हो, खला को कहते हैं, फ्री स्पेस को कहते हैं वैक्यूम। खला में ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम, तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहे वो कोई सी भी हो, किसी भी कलर की हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द सेम, उनकी स्पीड सेम होती है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या वेवलेंथ, क्या चीज़ सेम होती है चारों में से? देखें यहाँ पर क्या कहते हैं, वेवलेंथ किसे कहते हैं? एक क्रेस्ट और एक ट्रफ का दरमियानी फासला, दिस इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। पता है नहीं, थोड़ा सा बातें भी तो करनी है ना आप सबने। वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा की अलामत से शो करते हैं, क्या ये सेम होता है? फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? एक सेकंड में ये वेवलेंथ जिस पॉइंट से पास हो जाए, लेट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्या सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है? एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? याद रहिए, आपने एक वेव बनाई, एक वेव मैंने और बना दी। यहाँ पे ये जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। क्या सबका, इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसका ज़्यादा है, क्या सबका एम्पलीट्यूड सेम होता है? या सबकी स्पीड सेम होती है? स्पीड तो आपको पता है, एक सेकंड में तय करता फासला वेलोसिटी या स्पीड कहलाता है। तो क्या उनकी स्पीड सेम होती है? तो याद रखिएगा कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं डिफरेंट टाइप्स की, मुख्तलिफ कलर्स की, रेड कलर ग्रीन कलर से क्यों मुख्तलिफ है? ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। लाइट वेव्स कौन सी वेव्स हैं? ये तो तय हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तय हो गया, तो ग्रीन कलर और फिर रेड कलर में फ़र्क कैसे करेंगे? फ्रीक्वेंसी की वजह से। जो फ्रीक्वेंसी रेड कलर की है वो ग्रीन कलर की नहीं है। हर कलर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अपनी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है और उससे के कॉरस्पॉन्डिंग अलग वेवलेंथ है। यानी सबकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जुदा जुदा होता है। यही वजह है कि गुलाब का रंग आपको लाल रंग का क्यों नज़र आता है? जब उस पर वाइट लाइट टकराती है, आपको पता है ना सूरज की रोशनी में 7 कलर होते हैं। कितने? 7। जब वाइट लाइट सूरज की उस गुलाब के फूल से टकराती है तो 6 कलर जो है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सिवाय रेड कलर के। रेड रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो आपको गुलाब का फूल रेड कलर का दिखाई देता है। कोई भी जिस्म उस कलर का क्यों नज़र आता है, उसकी वजह, उसके पीछे रीज़न यही है। ब्लू कलर ब्लू क्यों नज़र आता है? बाकी जो 6 कलर, पता है ना 7 कलर कौन कौन से? भाई मैं वो लिस्ट नहीं बना रहा, फिर वीडियो की लेंथ बढ़ती है। 7 कलर हैं। रेनबो में जो 7 कलर्स होते हैं, या प्रिज्म से जो 7 कलर आपको वाइट लाइट के छन के मिलते हैं, तो सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं सिवाय एक कलर के, तो उस कलर की बॉडी नज़र आती है। यानी ब्लू कलर क्यों ब्लू नज़र आता है कि बाकी 6 एब्जॉर्ब कर लिए, उसने ब्लू को रिफ्लेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी कुछ और है, बाकी की फ्रीक्वेंसी कुछ और है। तो बाज़ बॉडीज़ बाज़ कलर की फ्रीक्वेंसीज़ या वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, बाज़ को नहीं करती। जिनको नहीं करती उन्हें बाहर फेंक देती हैं, तो उसी कलर की बॉडी नज़र आती है हमें। ब्लैक कलर ब्लैक क्यों नज़र आता है? क्योंकि वो सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, एक भी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता, एक भी रेडिएशन रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसलिए वो ब्लैक नज़र आता है। वाइट कलर वाइट क्यों नज़र आता है? क्योंकि वो एक भी एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि उन सबको रिफ्लेक्ट कर देता है। फिर से, ब्लैक कलर सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, सारी फ्रीक्वेंसीज को, किसी एक को भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता। और जो वाइट कलर होता है किसी को भी एब्जॉर्ब नहीं करता, सारी की सारी रेडिएशंस को क्या करता है? वो रिफ्लेक्ट कर देता है। यही वजह है, साथ के साथ वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और यही वजह है कि फिर वो आपको वाइट कलर की ऑब्जेक्ट या बॉडी नज़र आती है। तो इस पूरी बहस से ये बात तय हो गई कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है, याद रखिएगा। तो क्या था? इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम। तो ये वो बात तो रही गई जो हमें करनी थी, कहीं और चले गए। हैव द सेम, तो क्या चीज़ सेम होगी? क्या फ्रीक्वेंसी सेम होगी? नहीं, फ्रीक्वेंसी तो सेम नहीं होगी। क्या वेवलेंथ सेम होगा? नहीं, वेवलेंथ भी सेम नहीं होगा। क्या एम्पलीट्यूड सेम होगा? यस, एम्पलीट्यूड भी सेम नहीं होता। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? इसको कहते हैं, किसी कलर का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, किसी का ज़्यादा, किसी का कम, किसी का और कम, किसी का और ज़्यादा। एम्पलीट्यूड भी मुख्तलिफ कलर का सेम नहीं रह पाता, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ओके, जिनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाए तो वो इंटेंस हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी वाली हो जाती हैं। फिर कहीं और जा रहे हैं फिर। तो अब क्या चीज़ बची भाई? एक ही चीज़ बची है, स्पीड। सबकी क्या चीज़ सेम होती है? स्पीड सबकी सेम होती है। कितनी होती है पता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ये स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एसआई सिस्टम में, याद रखिएगा 3×10⁸। तो सब की स्पीड यही होगी, चाहे वो ग्रीन कलर हो, चाहे ब्लू कलर हो, चाहे वो येलो कलर हो, इंडिगो हो, वायलेट हो, ऑरेंज हो, रेड हो, कोई सा भी कलर हो, सबकी स्पीड यही है, वैक्यूम में यही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। और ये बाकी तमाम चीज़ों में चेंज होती है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आगे शुरू। अ लार्ज रिपल टैंक with a vibrator working at a frequency of 30 Hz, फ्रीक्वेंसी देती है यहाँ पे क्या, फ्रीक्वेंसी f 30 Hz प्रोड्यूसेस 25 कंप्लीट वेव्स। 25 ये नंबर ऑफ वेवलेंथ्स हैं, क्या नंबर ऑफ एक वेवलेंथ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 25 वेवलेंथ है। इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर के फासले पर 25 वेवलेंथ आ गए। द वेलोसिटी ऑफ वेव बताएं क्या होगी। देखिए इर्द गिर्द से आपको आवाज़ें आ रही होंगी, उसके लिए फिर हमने पिछली वीडियो में माजरत की थी। ये माहौलियाती आवाज़ें, जाहिर सी बात है हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं एक दूसरे के जो खुशियाँ होती हैं उसमें भी होते हैं और एक दूसरे के गम में भी होते हैं। इज़ डेट क्लियर। तो यही वजह है कि फिर जो है वो एक साथ ही ज़िंदगी इस तरह से गुजर रही होती है। तो अड़ोस पड़ोस से जो भी आवाज़ें आ रही हैं बच्चों के खेलने की, हंसने की, उम्मीद है आप नज़रअंदाज कर देंगे और फोकस करेंगे वीडियो पर जो हम यहाँ पे बयान कर रहे हैं आपके सामने। इज़ डेट क्लियर। तो लार्ज रिपल टैंक पर हमने आपसे बात की कि लार्ज रिपल टैंक किसे कहते हैं। रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम वो पानी लेते हैं और पानी के अंदर भी वेव क्रिएट करते हैं इस तरह से वाइब्रेटर के ज़रिए। वाइब्रेटर एक स्टिक होती है, क्या होती है, एक स्टिक होती है इस तरह सीधी। वो बार बार जो है ना इसमें पानी में एक मैकेनिकल सिस्टम होता है मोटर का, जिस कहते हैं इसको पीरियोडिकली डिप करते हैं पानी में, जिससे क्या होगा वेव जनरेट हो जाती हैं, पीरियोडिक वेव जनरेट हो जाती हैं। ये रिपल टैंक की बारल थ्योरी या सिस्टम है। वाइब्रेटर वो स्ट्रिंग है जो कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करती है पानी में और उसी फ्रीक्वेंसी की फिर वेव क्रिएट हो जाती हैं। तो कह रहे हैं विद अ वाइब्रेटर वर्किंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज़। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेटर की वो क्या है, 30 हर्ट्ज़ है। पहले एमसीक्यू तो समझ लें, ऑप्शन तो बाद में देखेंगे हम। ऑप्शन क्या है, एमसीक्यू ही समझ में नहीं आई क्या है तो ऑप्शन का समझाने का क्या फ़ायदा। 30 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है। अब देखें जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर की है, जो वेव प्रोड्यूस होंगी उसमें तो पानी के मालिक्यूल जस्ट ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर की है वही फ्रीक्वेंसी वेव की होगी, जाहिर सी बात है 30 हर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव भी यही होगा जो पानी में पैदा हो गई। उसके बाद कह रहे हैं 25 कंप्लीट वेव्स पैदा हो गई हैं 50 सेंटीमीटर, यानी 50 सेंटीमीटर के अंदर। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, एस से मुराद डिस्टेंस है। 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस के अंदर जो नंबर ऑफ़ वेव्स हैं, अच्छा वेव कहते हैं वेवलेंथ को। नंबर ऑफ़ वेव की जब बात होती है ना तो इसका मतलब ये होता है ये एक वेवलेंथ, एक वेव, फिर ये क्रेस्ट ऑफ दूसरी वेव, फिर क्रेस्ट ऑफ तीसरी वेव। तो नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी आ गई हैं, 25 वेव्स। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को एक वेव या वेवलेंथ कहा जाता है या वेव भी कहते हैं। तो 25 वेव आ गई हैं कितने फासले पर, 50 सेंटीमीटर के फासले पर। तो क्या कह रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ वेव बताएं क्या होगी। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या 53 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी, 60 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी, 750 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी या 1500 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। यानी आपने वेलोसिटी ऑफ वेव कैलकुलेट करनी है। ये तो आपको आपके सामने आ गई एमसीक्यू। अब इन चारों में से है एक जवाब सही। आपको पहले जवाब बता दें क्या कौन सा सही है, फिर आप स्टिल करके ख़ुद चेक कीजिएगा कैसे सही है वो। पहले तो आप ख़ुद चेक करें, स्टिल करके चेक करें सही जवाब क्या है। नहीं समझ में आए तो मैं आपको बताता हूँ, सही जवाब ये है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर रुक जाएं, स्टिल कर दें वीडियो को, अब देखें 60 कैसे है। नहीं समझ में आए तो अब देख लें। क्या हम जानते हैं वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव का फार्मूला लैम्डा इंटू एफ या एफ इंटू लैम्डा। बात एक ही है। वेवलेंथ को किससे मल्टीप्लाई करें, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हासिल होती है। अब फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है बोलें, 30 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी तो पता है ना आपको 30 हर्ट्ज़ है। वेवलेंथ कितना है, यानी एक क्रेस्ट और ट्रफ का दरमियानी फासला वेवलेंथ, ये कितना है ये नहीं पता। नंबर ऑफ़ वेव तो पता है लेकिन वेव लेंथ कितना है दैट वो हमें मालूम नहीं। वो मालूम कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर और इसके अंदर कितनी वेव्स आ रही हैं, 25। अगर इस 50 सेंटीमीटर को तवज्जो रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर 25 से डिवाइड कर दें, 50 सेंटीमीटर फासले में 25 वेव आ रही हैं। अगर 50 सेंटीमीटर फासले को 25 से डिवाइड कर दें तो क्या एक वेव का डिस्टेंस नहीं आ जाएगा। 50 सेंटीमीटर फासले पर 25 वेव आ रही हैं तो 50 को 25 से डिवाइड करने पर क्या आएगा,
2 सेंटीमीटर पर वेव। इसका मतलब है जो एक वेव है, एक क्रेस्ट और ट्रफ यानी वेवलेंथ, वो किसके बराबर है? 2 सेंटीमीटर के। तो दिस इज़ द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कैसे निकलेगा लेमडा? जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसको नंबर ऑफ वेव से डिवाइड कर दें तो एक वेव का डिस्टेंस आ जाएगा जो वेवलेंथ कहलाता है, तो वो 2 है। तो यहाँ पे पुट कर दें, लेमडा की जगह क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 30। 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 60। और यूनिट तो आप जानते हैं क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। मीटर पर सेकंड क्यों नहीं है? क्योंकि ज़ाहिर है डिस्टेंस किस में दिया हुआ था? सेंटीमीटर। और जब ऑप्शन भी सेंटीमीटर में ही गिवन है तो उसको फिर मीटर में तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आपने बस लेके उसको मीटर में ही चेंज करना है कि होगा वरना नहीं मानेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, इस तरह ना करें। तो 60 सेंटीमीटर पर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये स्पीड होगी वेव की। उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आखिरी MCQ बची है अब, लास्ट। देखिए लास्ट MCQ, अब तो आप बिल्कुल हलवा हो गई होगी आपके लिए इसको सॉल्व करना। द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज़। चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, यानी जो तीनों इनके दरमियान कौन सा रिलेशनशिप सही। अभी तो बता दिया था आप, अब इसमें बचा क्या सोचने के लिए? जाहिर सी बात है ये वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा वाला? V = F लैम्डा, ये सही होगा। क्यों? क्योंकि साइड चेंज करें। हम जानते हैं वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? लैम्डा F होता है, स्पीड ऑफ वेव का फार्मूला। अब लैम्डा पहले F बाद में, या F पहले लिख लें लैम्डा बाद में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। F × लैम्डा भी लिख सकते हैं। फिर साइड चेंज कर दें तो F लैम्डा = V। उन्होंने आपको घुमा दिया थोड़ा सा। वेलोसिटी ऑफ वेव का फार्मूला आप याद रखें, सिर्फ V बराबर है लैम्डा F के। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो सही ऑप्शन तक पहुंचने के लिए आपको ये फार्मूला, असली वाला फार्मूला तो याद होना चाहिए ना, वो क्या है वो याद होगा तो फिर आप ऑप्शन सही दे सकते हैं। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि लैम्डा की वैल्यू VF के बराबर नहीं होती, ना F बराबर होता है, ये भी नहीं हो सकता, ना वेलोसिटी लैम्डा/F के बराबर होती है, ये भी नहीं हो सकता। तो वेलोसिटी F × लैम्डा के बराबर होती है या लैम्डा F के बराबर होती है। तो इसको याद रखिएगा। तो स्पीड ऑफ वेव का ये फार्मूला आपके सामने डेवलप हो गया। तमाम स्टूडेंट्स इन MCQ को अच्छी तरह दोनों पार्ट्स में जो बयान की गई, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, अच्छी तरह समझें, क्योंकि अब पेपर में कोई MCQ आएगी तो इन्हीं में से किसी स्टाइल में बना के वो आपको दे देंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी होगी तो आप आराम से जो उसके जवाब दे सकते हैं। अब आप ये भी देख लें कि जो पिछली बुक है उसकी MCQ से कंपेयर कर लें इनको, तो आपको फ़र्क भी नज़र आ जाएगा। ठीक है, माजरत मावलियाती शोर के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, उनकी वीडियो बनाएंगे। वो 3 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उन पे इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो रीजनिंग टाइप के सवाल आते हैं 3, उन्हें डिस्कस किया जाएगा। और आखिरी हिस्से में फिर हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वो हमारा लास्ट होगा। इसमें आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट नंबर 10, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। खुदा हाफिज़।